बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दो तीन अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, जो रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, उसके जो ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं वो इस्लामाबाद में आईं और जो ताकतवर लोग हैं, जो अशराफिया है पाकिस्तान की, जो उनके टैक्सेस पे पलते हैं, जो उनके अखराजात उनके टैक्सेस से निकाले जाते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तमाम माओ बहनों के साथ जो सलूक किया, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया था। इलेक्शन कमीशन को एक हुक्मनामा दिया था कि आप फौरी तौर पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से जो फैसला है उसको अनाउंस करें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का जो निशान है उसके हवाले से जो इनकी पोजीशन है वो क्लियर हो सके और ये अपने जो कागजात नामजदगी जिस तरीके से जमा करवा रहे हैं वो भी पोजीशन क्लियर कर सके। इसके अलावा वजीराबाद में आज जुम्मा है और शेर अफजल मर्रद साहब ने अनाउंस कर रखा है कि वजीराबाद में मैंने वर्कर कन्वेंशन करना है, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर इस टाइम अनवारुल हक काकर साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी बलूचिस्तान में पैदा हुए और वहाँ से इनका ताल्लुक है। काजी फायज ईसा के अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, इनको भी इमरान खान साहब ने जब नॉमिनेट किया था तो ये भी सेनेट के ओहदे पे जब आए थे, चेयरमैन के ओहदे पे, तो ये भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से कई और पाकिस्तान के बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर लोग फाइज हैं, जुडिशरी में भी, आर्मी में भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, और इसके अलावा वफाक में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान जो है वो पूरे का पूरा सूबा जो है पाकिस्तान का रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। सूबाई असम्बली भी है बलूचिस्तान के पास, सूबाई ऐवान भी है, एक फोरम वो भी है, और सूबाई वजीर भी मौजूद हैं, मशीर भी मौजूद हैं, सूबाई कोर्ट भी है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, वो भी एक फोरम मौजूद है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान आर्मी का भी वहाँ पर एक कोर है, आई थिंक 12 कोर वहाँ पर लगी हुई है, और जिसके लास्ट जो अभी सेकंड लास्ट जो जनरल थे वो आसिफ गफूर थे, उनको वहाँ से हटाया भी गया। उससे पहले सरफराज, जनरल सरफराज थे जो शहीद हो गए थे। तो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वो तमाम ताकतवर लोग मौजूद हैं जो वहाँ की माओ बहनों, बेटियों, उनकी जो रुदाद है, उनकी जो इल्तिजा है, उनके जो बातें हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जो कमाल की चीज़ ये है कि तमाम उनके जो इरादे हैं और जिस तरीके से वो अपनी डिमांड लेके इस्लामाबाद में आई हैं, उनको वहाँ पर ही सोल्व किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूबे के किसी बड़े अदाकारी ने, सूबे के किसी बड़े ओहदेदार ने, सूबे के किसी बड़े से बड़े चीफ ने उनकी बात नहीं सुनी, तो वो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में आई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा सूबा है जिसमें मादनियात की कोई कमी नहीं है। इस सूबे का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मादनियात से भरा पड़ा है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान का गवादर सी पोर्ट है और चाइना कॉरिडोर, वो बलूचिस्तान में मौजूद है। खजानों से भरा हुआ बलूचिस्तान सूबा, पाकिस्तान की तमाम बड़ी अशराफिया
की मौजों से भरा हुआ ये सूबा, इन तमाम बड़े लोगों के अय्याशियों का सामान पैदा करने वाला बलूचिस्तान सूबा। सिर्फ यही नहीं, चीन की अय्याशी का सामान पैदा करने के लिए भी जो रास्ता दिया गया वो बलूचिस्तान के गवादर सी पोर्ट से दिया गया है। ये वो रास्ता, ये वो बड़ी मुश्किल चीन की हल की है सूबा बलूचिस्तान ने, जो दुनिया की कोई सी पोर्ट नहीं कर पाई, दुनिया का कोई सूबा नहीं कर पाया, दुनिया का कोई शहर नहीं कर पाया, दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर पाया। जो सूबा बलूचिस्तान ने चीन के लिए कॉरिडोर दिया, और चीन के लिए जो एक वहाँ पर सी पैक बनाया जा रहा है वो बलूचिस्तान सूबे से निकल रहा है, और गवादर सी पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो बलूचिस्तान है। पहले बलूचिस्तान के लोगों से तालीम छीनी, अब जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ हुआ वो भी सुने ना। ये तो वो सारी चीज़ें जो अशराफिया के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, बलूचिस्तान के अपने लोगों के लिए नहीं है। पहले बलूचिस्तान के लोगों से तालीम का हक छीना गया, फिर सेहत का हक छीना गया, फिर रोजगार छीना गया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई दिल को, तो नौजवानों, भाइयों, बहनों और बेटों और उनके बुजुर्गों को लापता किया गया, अगवा किया गया और कई कत्ल करवाए गए। इसके साथ भी ये जो तमाम का तमाम सबक है वो पढ़ाया गया कि रियासत एक माँ जैसी होती है। ये बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के सूबा सरहद, पाकिस्तान के सूबा सिंध और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये तमाम का तमाम सबक, ये जो पार्ट है, ये सबको पढ़ाया जाता है कि रियासत एक माँ जैसी होती है। ठीक है, हम मानते हैं माँ जैसी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आए फिर माँ की ममता के ऊपर बात करते हैं कि इस रियासत ने अपने बच्चों के साथ जो ममता दिखाई है उसके ऊपर भी बात करनी बनती है। जी, बलूचिस्तान की माँओं, बहनों, बेटियों की आवाज़ बलूचिस्तान के बड़ों ने नहीं सुनी, तो वो इस्लामाबाद में आई और उन्होंने आकर पुरअमन एहतजाज किया, पॉम्फलेट उठाए हुए थे अपने भाइयों के, अपने बेटों के, अपने बुजुर्गों के, अपने नौजवानों के, जिनके ऊपर उनकी तस्वीरें थी। छोटे छोटे बच्चे साथ लेकर आई, बुजुर्ग खवातीन, नौजवान खवातीन, माएँ बहनें, बलोचों का इज्जत, बलोचों का गयूर, बलोचों की गैरत इस्लामाबाद के चौक में आई। वो तमाम के तमाम माएँ बहनें आई और पुरअमन एहतजाज कर रही थी। तो फिर जो रियासत माँ है उसकी ममता जाग गई। जो बड़े बड़े अशराफिया वहाँ से फ़ायदे उठाते हैं उसी बलूचिस्तान से, उनके ज़मीर अचानक जाग गए और उन्होंने ये बात पसंद नहीं की कि कैसे ये माएँ बहनें यहाँ पर आई हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन्हीं माँओं बहनों को, बलूचिस्तान की बेटियों को सड़क के ऊपर वाटर कैनन से गीला किया, कपड़े फाड़े, लाठी चार्ज किया, मुक्के मारे, धक्के मारे, चपेड़े मारी, डांगे मारी, ठुड्डे मारे। ये माँ की जो ममता है ना, रियासत की माँ की जो ममता है वो जागी, और ऐसी जागी, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये इंडिया से कुछ जासूस औरतें आई हैं और पाकिस्तान के जो गयूर नौजवान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ये जाग चुके हैं और इन्होंने उन जासूसों को, रा के एजेंट्स खवातीन को इन्होंने पकड़ा है और मारा। तसल्ली नहीं हुई तो फिर सबको पकड़ के वैन में डाला है, गिरफ्तार करके चले गए। फिर अदालत से एक फैसला आता है और उनको छोड़ दिया जाता है। ये माँ की ममता है। क्या रियासत माँ जैसी होती है? और अगर माँ जैसी होती है तो माँ की ममता ऐसी होती है? कोई समझाए इन अक्ल के बूढ़े लोगों को, इन अक्ल के बेशऊर लोगों को, इन पढ़े लिखे जाहिलों को, ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कि ये आपकी अपनी माएँ, आपके पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की बेटियां हैं जिनके ऊपर आपने ये क्रैक डाउन किया है। उन्होंने कौन से पिस्टल उठाए हुए थे? उन माओ बहनों बेटियों ने कौन सी गन उठाई हुई थी? कौन से रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए थे? कौन सा उन्होंने असला उठाया हुआ था
जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आई थी, या आपके जो आप रेड जोन कहते हैं कि वो आपका उसमें कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती, आम बंदा जा नहीं सकता, सिवाय अशराफिया जा सकती है, और अशराफिया के सामने अगर कोई आवाज उठाएगा तो आपने दबा देनी है। वो वीडियो, वो विजुअल्स दिखाए जाएं। मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, वो सर्दी में बिलबिला रहे थे, कांप रहे थे, तड़प रहे थे, और छोटी छोटी बच्चियां ये विजुअल हमने देखे, किसी गन का विजुअल नहीं देखा, किसी पिस्टल का नहीं देखा, और ये वाकई ही पाकिस्तान की रियासत है और वो मां जैसी है। और सर्दी के मौसम में, दिसंबर के मौसम में मां ने जो कंबल ओढ़ा है और ममता दिखाई है, वो कमाल की है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा दिन है, जुम्मे का दिन है। इलेक्शन कमीशन से एक फैसला आना है बल्ले के निशान के ऊपर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सस्पेंड किया जाता है, बल्ले का निशान सस्पेंड किया जाता है या नहीं किया जाता, ये बड़ा अहम दिन है। और अगर ऐसा होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो पहले ही जानिबदार तस्वर किए जा रहे हैं, वो बल्ले का निशान सस्पेंड कर देते हैं, तो फिर होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो हाई कोर्ट से रुजू करेगी और या आजाद उम्मीदवार आजादाना तौर पर उसको इलेक्शन लड़ना पड़ जाना है। ये कोई बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि ये पीपल पार्टी के साथ भी ये मामला हुआ था। उनके भी जो तलवार का निशान था जुल्फिकार अली भुट्टो से छीन लिया गया था, तो फिर बेनजीर एक दफा वजीर आजम बनी और उसने 2 दफा इलेक्शन लड़ा, 3 दफा इलेक्शन लड़ा और फिर तीर के निशान पे लड़ा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अवाम के ज़हन में एक शख्स होता है, वो अहम है, उसका निशान अहम नहीं है। निशान जो भी उसको अलाट होगा बाद में, वो बड़ा अहम होना है। तो इलेक्शन कमीशन को एक हुक्मनामा भी जारी किया गया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से कि आप कल की डेट में फिलफौर जो आपका फैसला है आइन और कानून के मुताबिक, जो आपका कानून कहता है, उसको अनाउंस करें, डिक्लेयर करें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन क्लियर कर सके। वो कल की डेट के लिए इसलिए था कि आज आखिरी दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का, लेकिन आज 10 बजे 11 बजे ये खबर चीफ इलेक्शन कमीशन जानिब के से आई है कि इलेक्शन के कागजात नामजदगी जो है वो 2 दिन की तोसी की जा रही है। अब ये 24 तारीख तक इसके कागजात नामजदगी जमा करा पाएंगे उम्मीदवार। ये 2 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज जाता है, मिल गया है। पीपल पार्टी और 2-3 और बड़ी पार्टीज, नून लीग ने ये बात की थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को रिक्वेस्ट थी, खाते भी लिखे गए थे, दरख्वास्त भी दी गई थी कि इलेक्शन जो है वो इसकी जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराने, उस हवाले से टाइम थोड़ा है, 3 दिन बहुत थोड़ा, 2 दिन और दें। तो 2 दिन और दिए जा चुके हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा कि अगर आज चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी फैसला सुना देते हैं, बल्ले का निशान रिमूव भी हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो फिर ये हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, उसी पेशावर हाई कोर्ट से, और इसको सस्टेन किया जा सकता है, या फिर एक नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करूं तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना एक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इमरान खान साहब के 129 दरखास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी को पुट अप नहीं कर रहे आगे, और एतराज के बावजूद खुद ही फैसले करते जा रहे हैं। उन्होंने 10 दिन इस फैसले को महफूज रखा इस दरखास्त के ऊपर, और बाद में ये दरखास्त मुस्तरद कर दी जाती है। ये दरखास्त थी इमरान खान साहब की जो तोशा खाना की नाअहली है, और वो जो फैसला सस्पेंड हुआ था, सजा सस्पेंड हुई थी, उसकी नाअहली भी सस्पेंड करने के लिए, तो ये दरखास्त थी मुस्तरद कर दी गई। अगर ये पहले दिन या दूसरे दिन कर दी जाती दरखास्त मुस्तरद, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगला फोरम होना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहां से ये नाअहली खत्म हो जाती और इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ पाते। फिर भी अभी 2 दिन हैं, 2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। लीगल टीम जो है इमरान खान साहब की बड़ी उम्मीद से है आगे। आज शेर अफजल मरवत साहब वजीराबाद में अपना वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। वजीराबाद में पुलिस ने अपना ठिकाना बना लिया है, वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और इंतजामिया ने
अपनी पहली पोजीशन ले ली है। अब देखते हैं कि वहां पे दंगल होता है या क्या होता है, उनको वर्कर कन्वेंशन करने दिया जाता है जैसे बाकी पार्टीज कर रही हैं, या उनको नहीं करने दिया जाता। लेट्स सी ये क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।